हाय, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। Yes, sir. तो आपका सिंक्रोनस अपेक्स में क्या क्या हो गया? हेलो। Future method, sir. खाली फ्यूचर में तो एक बार आप कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। सर मैंने फोन से कनेक्ट कर रखा है। कोई और? कोई और? सौरभ, महेंद्र, आप में से कोई स्क्रीन शेयर कर लीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो पा ट्राई करें। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास? यस सर, ऑप्शन तो आ रहा है बट सर अच्छा, पर एक मिनट ट्राई करें। चलो मैं करता हूँ। स्क्रीन विजिबल हो पता ना। स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. ठीक है। तो असिंक्रोनस अपेक्स में आपने फ्यूचर मेथड पढ़ा, आपको पता ही है कि फ्यूचर मेथड अपन क्यों बनाते हैं, राइट? पता है या नहीं पता फ्यूचर मेथड अपन क्यों बनाते हैं? Yes, sir. असिंक्रोनस अपेक्स के अंदर फ्यूचर मेथड के अलावा अपने पास दो ऑप्शंस और होते हैं, ठीक है? एक तो अपन बैच क्लास लिखते हैं, एक अपन क्यूएबल बनाते हैं, और एक होता है शेड्यूलर। तो पहले अपन बैच क्लास देखते हैं कि बैच क्लास होती क्या है। तो सेल्स फोर्स में क्या होता है कि सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है गवर्नर लिमिट्स का, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे एक डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डीएमएल ऑपरेशन में मुझे क्या करना है कि मेरा कोई एग्जिस्टिंग हॉग है, उस एग्जिस्टिंग हॉग के अंदर मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। उस 10,000 रिकॉर्ड के अंदर मुझे कुछ अपडेट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप सबको पता है कि डीएमएल की लिमिट क्या होती है। अपन एक बार में 150 रिकॉर्ड्स के ऊपर ही डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है, ये आपकी लिमिट्स है जिसमें अपन बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट इशू होता है 150। ठीक है, तो अब आप ये बोलोगे कि अपन उनको क्वेरी कर लेते हैं, क्वेरी करने के बाद उनको इटरेट करके एक लिस्ट के अंदर डाल देते हैं और लिस्ट के अंदर डालने के बाद अपन उस पर ऑपरेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो अब अपन लिस्ट की बात करते हैं। तो ये क्या बोलती है कि जो आप SOSL क्यूरी से रिट्राइव करते हो उसमें अपनी गवर्नर लिमिट कितनी है, 2000। जब आप टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो रिट्राइव करते हो SOAQL से उसमें अपनी लिमिट कितनी है, 50,000। ठीक है, तो अपन लिस्ट के अंदर रिट्राइव कर लेते हैं क्योंकि अपने पास 10,000 रिकॉर्ड है तो 50,000 रिकॉर्ड आ जाएंगे। फिर अपने पास एक लिमिट होती है जिसको अपन बोलते हैं अपेक्स सीपीयू टाइम लिमिट। ये अपना बोलता है कि जो आपका अपेक्स सीपीयू टाइम लिमिट है वो आपका 10 सेकंड होता है सिंक्रोनस के लिए और 60 सेकंड होता है सिंक्रोनस के लिए। तो जब अपन 10,000 रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करेंगे, उनके ऊपर डीएमएल ऑपरेशन करेंगे, तो उसके पीछे अपने बहुत सारे ट्रिगर्स रन होंगे, प्रोसेस बिल्डर रन होंगे, तो माइट भी वो 10 सेकंड में कंप्लीट हो या नहीं हो। ठीक है, तो उसको अपन सिंक्रोनसली नहीं कर सकते, तो उसके लिए सेल्सफोर्स ने अपन को दिया असिंक्रोनस अपेक्स। बैच क्लास अपन कब यूज करते हैं, जब भी अपन को कोई डेटाबेस मेंटेनेंस एक्टिविटी चलानी होती है, विच मींस कि अपने पास ऑलरेडी सेल्सफोर्स ऑफ के अंदर डेटा बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको अपन को मेंटेन करना है या कुछ फील्ड्स को अपडेट करना है, एक साथ सारी की सारी फील्ड्स को अपडेट करना है, तो उस केस में अपन बैच क्लास चलाते हैं। अब बैच क्लास बनाने के लिए अपने पास एक बैच क्लास की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, सबसे पहले ये क्लास अपनी कैसी होनी चाहिए, या तो आप ग्लोबल बना सकते हो या पब्लिक बना सकते हो। ठीक है, दोनों में से एक चीज बना सकते हो। सेकेंड चीज, इसके अंदर अपन इम्प्लीमेंट करवाते हैं बैचेबल इंटरफेस। ठीक है, ये एक इंटरफेस है। ये इंटरफेस करता क्या है, इंटरफेस अपन को मेथड देता है। ये अपना एक बैचेबल इंटरफेस होता है। ठीक है, इसके अंदर कितने मेथड होते हैं, इसके अंदर अपने होते हैं ये मेथड एग्जीक्यूट, फिनिश, स्टार्ट। ठीक है, तो जैसे ही अपन ने एक बैचेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, उसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मेथड होता है इसका स्टार्ट मेथड। ठीक है, स्टार्ट मेथड किस रिटर्न टाइप का होता है, दो रिटर्न टाइप का होता है। या तो वो आपका सिस्टम डॉट रिट्रीवेबल होना चाहिए या आपका सिस्टम डॉट क्वेरी लोकेटर होना चाहिए। तो मैं क्वेरी लोकेटर वाले से करता हूँ। दूसरा कौन सा मेथड होता है अपना बैच के अंदर, एग्जीक्यूट मेथड। और तीसरा कौन सा होता है, फिनिश मेथड।
ठीक है, तो ये अपन ने एक बैच क्लास बनाई है। तो ये एक सिंपल अपनी नॉर्मल क्लास थी। इस नॉर्मल क्लास को बैच क्लास बनाने के लिए अपन ने क्या किया, एक इंटरफेस इंप्लीमेंट किया और उसके मेथड्स को इंप्लीमेंट किया। ये चीज समझ में आई सबको? तो आगे चले। यस सर। अब इसके अंदर जो इसका प्रोसेस फ्लो होता है, वो प्रोसेस कैसे फ्लो होता है? सबसे पहले आपका स्टार्ट मेथड कॉल होगा बैच के अंदर, और स्टार्ट मेथड आपका एक ही बार कॉल होगा, ठीक है। सेकंड जो आपका एग्जीक्यूट मेथड है, एग्जीक्यूट मेथड आपका मल्टीपल टाइम्स कॉल होता है, और फिनिश मेथड है वो आपका अगेन सिंगल टाइम कॉल होता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन आपका स्टार्ट से चालू होता है, स्टार्ट आपका थ्रू आउट द लाइफ साइकिल एक ही बार कॉल होगा, एग्जीक्यूट आपका उसी लाइफ साइकिल के अंदर मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा, और फिनिश आपका एक ही बार कॉल होगा और सबसे लास्ट में कॉल होगा, ठीक है। हम मैं एक अकाउंट के ऊपर बनाता हूँ, तो यहाँ पे डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट। अब डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर होता क्या है? ये आपका एक क्वेरी लोकेटर क्लास होती है, ठीक है। ये क्वेरी लोकेटर क्लास अपन कब यूज करते हैं? ये क्वेरी लोकेटर क्लास अपन डेटा को लोड करवाने की केस में यूज करते हैं। क्वेरी लोकेटर का एक फायदा होता है, क्वेरी लोकेटर में क्या होता है, इटरेटर होता है, ठीक है। वो इटरेटर क्या करता है, अपन को रिकॉर्ड्स देता रहता है। अगर आप अब एसओक्यूएल की बात करते हैं, एसओक्यूएल दूसरा क्या है क्वेरी लोकेटर में फायदा, कि लोकेटर के अंदर अगर अपने पास मोर देन 50,000 रिकॉर्ड है तो ये कभी एरर नहीं देगा, लेकिन अगर आप सिंपल सेलेक्ट करके उसको लिस्ट में सेव करोगे तो वो आपकी एरर दे सकता है, ठीक है। क्वेरी लोकेटर एक बार में एक लिमिट तक ही रिकॉर्ड होल्ड करता है। तो जब भी अपन क्वेरी करते हैं तो क्वेरी करते समय अपन को क्या करना चाहिए, फिल्टर इंडेक्स लगाना जरूरी होता है। सेल्सफोर्स बोलता है कि जब भी आप कुछ एसओक्यूएल क्वेरी से रिकॉर्ड को फैच करते हो तो उसके अंदर आपके इंडेक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा रिकॉर्ड एक साथ कर लो। जैसे सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट, इसमें आपके अगर 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख अकाउंट पड़े हुए हैं तो वो सारे के सारे आ जाएंगे, तो उससे क्या आपका सिस्टम भी स्लो होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा अगर कुछ अकाउंट को डेटाबेस मेंटेनेंस जॉब भी रखनी है आपको, तो उस केस में भी आपको इंडेक्स यूज करना ही करना होता है, ठीक है। अब क्वेरी लोकेटर की लिमिट कितनी होती है देखते हैं। तो एग्रीगेटर के अंदर अपन कितना रिकॉर्ड होल्ड कर सकते हैं, अब 250 मिलियन रिकॉर्ड, जो 50,000 से ज्यादा होता है। राइट राइट, लिस्ट के अंदर अपन खाली 50,000 रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन क्वेरी लोकेटर के अंदर अपने पास 50 मिलियन रिकॉर्ड तक आता है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, तो इसका एक सिंपल सा सिंटेक्स होता है। एक क्लास होती है, ठीक है। ये आपकी स्टैटिक क्लास है, और स्टैटिक क्लास के अंदर आपका ये मेथड होता है गेट क्वेरी। देखो
ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अपन अपनी एसओ की एलपीडी डाल देते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं डायरेक्ट विदाउट फिल्टर यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना अकाउंट का डेटा नहीं है। जो फील्ड के ऊपर आपको ऑपरेशन करवाना है वो हमेशा फील्ड इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया, क्वेरी लोकेटर को कॉल किया। क्वेरी लोकेटर कॉल करने के बाद इसने अपन को अकाउंट्स के सारा का सारा डेटा दिया। फिर जैसे मैंने बोला ये आपको फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, सेकंड टाइम से आपका ये एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर जो लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट है, ये लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट अपने यही रिकॉर्ड्स होंगे जो स्टार्ट के अंदर अपन ने क्वेरी किए। ठीक है, बट इस लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट को अंदर बैच क्लास क्या करता है, हमको चंक्स के अंदर तोड़ता है। सपोज करो कि आपके पास 100 रिकॉर्ड है, लेकिन आपको प्रोसेस कैसे करवाना है, 10 रिकॉर्ड एट अ टाइम करवाना है। तो आपका जो चंक बनेगा वो चंक कितने रिकॉर्ड का बनेगा, 100 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 चंक्स चलेंगे एग्जीक्यूट, विच मीन्स कि आपका एग्जीक्यूट 10 बार फॉलो होगा। अगर आपको ऐसा है कि उसमें 50 रिकॉर्ड एक बार में प्रोसेस करवाना है, तो जो चंक बनेगा वो चंक कितने का बनेगा, 2 का बनेगा। 100 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 2 बार अपना एग्जीक्यूट कॉल करवाना है, तो उसमें अपन चंक बनाएंगे 50 रिकॉर्ड का। वो अपन देखेंगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन चेक करते हैं इफ ठीक है। अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपन को अकाउंट का जो डिस्क्रिप्शन है उसको अपडेट करते हैं। तो एक लूप लगाता है, यहाँ पे अपन अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर अपन ने क्वेरी किए हैं वो क्वेरी के रिकॉर्ड्स यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे अपन ने उसको इटरेट किया और हर किसी का डिस्क्रिप्शन इसमें चीज अपडेट कर दिया, और अपडेट करने के बाद अपन ने इस पूरी की पूरी रिकॉर्ड लिस्ट को अपडेट मार दिया। फिनिश के अंदर क्या होता है, फिनिश के अंदर अपन के पास वो फीचर होता है कि सपोज करो आपका बैच पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको अपडेट करना है कि ठीक है मेरा बैच कंप्लीट हो गया, मुझे बताना है कि बैच कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए ईमेल भेजना है। ठीक है, या आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो अपन को सबसे लास्ट में करनी होती है वो अपन हमेशा फिनिश के अंदर करता है। और आपका अगेन फिनिश एक ही बार कॉल होता है जब आपका सब कुछ कॉल हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। सर जो ये रिकॉर्ड लिस्ट आ रही है एग्जीक्यूट मेथड में, तो इस लिस्ट को ऊपर वाले मेथड से कॉल नहीं करवाना होगा, मतलब डायरेक्टली ऑटोमेटिकली असाइन होगी इसमें? मेथड ही ऑटोमेटिक कॉल होता है। ठीक है, बैच क्लास बना लिया, बैच क्लास कैसे कॉल होती है देखते हैं। तो बैच क्लास कॉल करने के लिए अपने पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस का एक मेथड होता है एग्जीक्यूट बैच। इसके अंदर मेरे पास बैच क्लास का इंस्टेंस डालना पड़ता है। यहाँ पे अपने पास आता है चंक्स, कि आपको एक बार में कितने रिकॉर्ड प्रोसेस करवाना है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे एक बार में 100 रिकॉर्ड प्रोसेस करवाना है।
मिनिमम वैल्यू होती है 1, मैक्सिमम वैल्यू होती है 200। 200 से भी ज्यादा होती है, लेकिन सॉरी 200 से ज्यादा होती है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 200। अगर आप यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं लेते तो आपके कितने रिकॉर्ड एक बार में पिक होंगे? 200 रिकॉर्ड एक बार में पिक होंगे। और मैक्सिमम वैल्यू अप टू 1000 होती है। एक बार डॉक्यूमेंट देख लेंगे। हाँ, 2000। ठीक है, 0 से बड़ी होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 2000 होती है और बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 200 होती है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट के अंदर डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच, बैच का इंस्टेंस और इसको तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे बैच चालू हो गया। देखो ये सीरियल बैच रेंज आ रहा है ना, तो मेरा बैच यहाँ पे 2 बार चला हुआ क्योंकि मेरे पास इतने रिकॉर्ड होंगे नहीं। अब देखते हैं कि क्या मेरे रिकॉर्ड्स के ऊपर जो अपन ने प्रोसेस किया था वो हो गया या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो आप, सब अकाउंट क्लास के ऊपर मेरा ये हो गया क्योंकि मेरे पास 20 रिकॉर्ड है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अपन इसको 2-2 के चंक्स में चलाते हैं। उससे पहले अपन इसको अपडेट कर देते हैं। अब इस बैच ने मेरे जो रिकॉर्ड उठाया वो 2-2 के चंक्स में उठाए। ठीक है, तो अभी इसने देखो चालू नहीं किया क्योंकि ये असिंक्रोनस एक्टिविटी है। ये देखो ये धीरे धीरे चल रहा है। ये देखो इसने अब सारे के सारे को अपडेट कर दिया। ठीक है, तो असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? वो एंड टू एंड नहीं चलता, वो ऑलरेडी असिंक्रोनस क्यू में चले जाता है। जैसे ही कोई रिसोर्स खाली होता है तो वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब देखो मैंने बोला था कि ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर अपने आप ये वाला आई एम डन कब आएगा? तो जब बैच क्लास अपना डन हो जाता है तब फिनिश होता है। देखो आपका फिनिश एक ही बार कॉल होगा। ये जितने भी बैच एग्जीक्यूशन इसके अंदर आपको फिनिश मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बैच क्लास समझ में आया सबको? यस सर। Yes. अब बैच क्लास के अंदर एक चीज और होती है अपने पास। एक चीज ये होती है कि सपोज करो मेरे पास एक अकाउंट है, आ गया
ये मान लेते हैं एनुअल रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे एनुअल रेवेन्यू में ये क्या है, ठीक है। अब एनुअल रेवेन्यू के अंदर देखो मेरे पास वैल्यू नहीं है अभी, तो बैच क्लास से अपन क्या करवाता है, वैल्यू फीड करवाता है। तो जैसे मैंने बोला था आपको, जो भी फील्ड अपन को प्रोसेस करवानी है वो फील्ड अपन को लेनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी है वो, ठीक है। इसके अंदर कईयों में वैल्यू है, कईयों में वैल्यू नहीं है। एक बार मैन्युअली डाल देता हूँ मैं। ठीक है, साथ में अपने पास अकाउंट के ऊपर एक और फील्ड होती है, इसको बोलते हैं अपन रेटिंग। अकाउंट टाइप देख लेते हैं, चलो अपन अकाउंट का टाइप सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कईयों में है, कईयों में नहीं है। जिसमें नहीं है उसमें मैं अदर डाल देता हूँ। अब अपन को करना क्या है, अब अपन को ये करना है कि टाइप के अकॉर्डिंग मुझे उनके एनुअल रेवेन्यू को सम करना है, ठीक है। तो बैच का भी अपन ने एक एग्जांपल देखा, इस बैच के अंदर अपन ने ये देखा कि आपका एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स कॉल होता है, ठीक है। बट इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन है कि जो ट्रांजैक्शन लिमिट है बैच की, वो ट्रांजैक्शन आपका सिंगल टाइम होगा, विच मीन्स कि मैं अगर यहाँ पे एक मैप बनाऊं स्ट्रिंग का और डेसिमल का, डेसिमल के अंदर मैं सम रखूंगा, निशिगंधा आपका वीडियो ऑफ करो। सॉरी सर। तो ये अपन ने एक मैप बनाया, ठीक है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अपन 2 रिकॉर्ड एक बार में प्रोसेस कर रहे हैं और हर बार अपन इस मैप के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं, तो वो वैल्यू हर 2 रिकॉर्ड के बाद रीसेट हो जाएगी। ये हमेशा एम्प्टी हो जाएगा, इनिशियलाइज नया इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपन एक बार। तो अपन को इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे चेक करते हैं इफ मैप ऑफ अकाउंट टाइप डॉट कंटेन्स की ईच अकाउंट डॉट टाइप। ठीक है, अगर ये मिलती है, नहीं मिलती पहले तो अपन एक डाल देते हैं। और इसकी वैल्यू 0.0 से सेट कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज अपन क्या करते हैं, ये मैप ऑफ अकाउंट के अंदर दोबारा अपन पुट कर देते हैं मैप ऑफ अकाउंट गेट करके प्लस ये समझ में आया अपन ने क्या किया। उसी अकाउंट टाइप पे उसी की ये वैल्यू निकाल के नई वैल्यू अपन ने उसमें ऐड कर दी। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था फिनिश मेरा एक ही बार चलता है, तो अपन फिनिश में उसका कंसोल लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने टाइप की करस्पॉन्डिंग सारा का सारा हो गया। ठीक है, एक बार देखता हूँ टाइप भी दे देता है क्या। प्रोस्पेक्ट के अंदर मेरा इतना सम आना चाहिए, इसके लिए इतना आना चाहिए, इसके लिए इतना आना चाहिए, इसके लिए इतना आना चाहिए। ठीक है, अब अपन बैच क्लास चलाता है। तो जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ये अपन चंक्स के अंदर करेंगे, तो हर चंक के अंदर अपना ये जो वेरिएबल है जो अपन ने ऊपर बनाया वो रिसेट हो जाएगा। तो पहले तो मैं इसको करता हूँ 100 के साथ, जो सारे रिकॉर्ड एक साथ ही प्रोसेस कर लेगा। कुछ नहीं है, एरर आई है।
एरर आनी चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने आपसे इसके अंदर अभी अपने पास वैल्यू नहीं आ रही। वैल्यू इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अपन इसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा रीसेट हो जाती है। इसके लिए सेल्सफोर्स क्या बोलता है आपको, आपको एक और इंटरफेस देता है जिसका नाम होता है डेटाबेस डॉट स्टेटफुल। देखना पड़ेगा। एक डेटाबेस डॉट स्टेटफुल होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो क्या करता है, वो आपकी स्टेट को मेंटेन करके चलता है। जैसे अपन इसके अंदर स्टेट मेंटेन करना चाहते हैं, तो जब तक अपन ये नहीं लगाएंगे तब तक आपकी स्टेट मेंटेन नहीं होगी। अब मैं एक बार इसको दोबारा चलाता हूँ। अब ये देखो आपकी इसमें वैल्यूज आ गई है। कस्टमर चैनल का इतना है, इसका इतना है, अदर का इतना है और प्रोस्पेक्ट का इतना है। और जब अपन ने देखा था तो इसको कंपेयर करता है, तो प्रोस्पेक्ट का है 1200। यहाँ पे प्रोस्पेक्ट कितना आ रहा है, 1200। दूसरा है अपना कस्टमर डायरेक्ट, इसका आ रहा है 6589009900। प्रोस्पेक्ट कस्टमर डायरेक्ट, इसका आ रहा है 6589009900। तीसरा आ रहा है अपना कस्टमर चैनल 198 से, कस्टमर चैनल 198। और लास्ट में अदर आ रहा है 98700। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 98700। तो इसने क्या किया, हर स्टेट में उसको मेंटेन किया। ठीक है, अगर मैं इसको नहीं लगाता तो मेरे पास क्या आता, एम्प्टी रिकॉर्ड आता। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के अंदर मेरा बैच क्लास क्या करता है, इसको रीसेट कर देता है। ये देखो ये मेरा आ रहा है एम्प्टी। ठीक है, तो ये समझ में अपने स्टेटफुल क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं और क्या काम करता है। Yes, sir. ठीक है, तो ये दो चीज होती है बैच क्लास के अंदर। स्टेटफुल अपन स्टेट मेंटेन करने के लिए चल लगाते हैं, क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर जितनी बार ये एग्जीक्यूट कॉल होगा उतनी बार इसकी जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल सारी रीसेट हो जाता है।
अगर उन वेरिएबल को अपन को होल्ड करके रखना पड़ता है या स्टोर करके रखना पड़ता है तो अपन को स्टेटफुल लगाना पड़ता है। तो ये आपका बैच क्लास है। बैच क्लास में यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। एक और होता है डेटाबेस डॉट कॉल आउट्स। डेटाबेस डॉट कॉल आउट्स क्या करते हैं, अगर अपन को बैच क्लास से कॉल आउट परफॉर्म करवाना है। कॉल आउट क्या होता है कि अपन को सेल्स फोर्स से कॉल भेजनी है बाहर थर्ड पार्टी एपीआई में, तो उसके लिए अपन कॉल आउट्स यूज करता है। आप सेल्स फोर्स बोलता है कि आप कॉल आउट्स को इन्वोक नहीं कर सकते डेटाबेस बैच से। क्यों? या आप ये बोल सकते हो कि आप उनको इन्वोक नहीं कर सकते डायरेक्टली असिंक्रोनस जॉब से, क्योंकि वो भी एक टाइप का असिंक्रोनस जॉब होता है। कैसे होता है? आपने क्रोम पे गए, क्रोम पे www.google.com खोला, अगर आपका नेट स्पीड सही होगा या गूगल सर्वर सही चल रहा होगा तो वो आपको हैंड टू हैंड पेज दे देगा, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगी। तो वो असिंक्रोनस जॉब है, टाइम लेता है। तो सेल्सफोर्स ये बोलता है कि भाई मैं एक असिंक्रोनस जॉब से दूसरे असिंक्रोनस जॉब को कॉल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले का पता मेरा ऑलरेडी, मैं एक रिसोर्स को ऑक्यूपाई करके बैठा हूँ, सामने वाला रिसोर्स पता नहीं वो रिस्पॉन्स कब करे। सेकंड चीज ये होती है कि आपने जो फ्यूचर मेथड पढ़ा, तो उस फ्यूचर मेथड में भी एक चीज है कि आप एक फ्यूचर मेथड को, आप फ्यूचर मेथड से बैच इन्वोक नहीं कर सकते, या बैच क्लास से आप वो फ्यूचर इन्वोक नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों असिंक्रोनस है। तो आप असिंक्रोनस से असिंक्रोनस कॉल नहीं कर सकते। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। ट्रिगर से आप फ्यूचर मेथड भी कॉल कर सकते हो और बैच क्लास भी कॉल कर सकते हो। ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे, कल एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं अपन क्यूएबल। क्यूएबल ही एकमात्र चीज है जो अपन कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या मैं फ्यूचर मेथड से फ्यूचर मेथड को कॉल कर सकता हूँ? तो आंसर आएगा नो। आप एक फ्यूचर मेथड से दूसरे फ्यूचर मेथड को कॉल नहीं कर सकते। क्या आप बैच क्लास से बैच क्लास कॉल कर सकते हो? तो उसमें है यस, आप बैच क्लास से एक और बैच कॉल कर सकते हो, लेकिन वो बैच इन्वोकेशन आपका कहाँ होना चाहिए? फिनिश में होना चाहिए। ठीक है। अगर सपोज करो एक बैच क्लास है, मेरी एक और बैच क्लास लिखी हुई है, मुझे उस बैच क्लास को इसके प्रोसेस के बाद कॉल करना है, तो मुझे उसका एग्जीक्यूशन कहाँ लिखना पड़ेगा? उसके फिनिश में लिखना पड़ेगा, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच, और जो भी चंक्स मुझे चलाना है। ठीक है। और कल अपन देखते हैं क्यूएबल। ठीक है। क्यूएबल एक स्पेशल टाइप की क्लास है। तो क्यूएबल का नाम ही अब जैसा लग रहा है कि क्यू, इसके अंदर अपन क्यूज बनाते हैं। क्यूएबल ज्यादा बेनिफिशियल है ओवर फ्यूचर मेथड्स, वो बताऊंगा कैसे। ठीक है। इसमें सबसे मेन डिफरेंस होता है फ्यूचर मेथड और क्यूएबल का आपस में, बैच क्लास का नहीं होता। बैच क्लास अपन कब यूज करते हैं? जब अपन को डेटाबेस मेंटेनेंस एक्टिविटी यूज करनी पड़ती है, विच मीन्स कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन पड़ी है, उसके अंदर ऑलरेडी एक डेटा पड़ा हुआ है और आपको क्लाइंट बोल रहा है कि भाई मुझे ये फील्ड के अंदर वैल्यू पॉपुलेट करवानी है हर कस्टमर के लिए, तो उस केस में आप बैच क्लास यूज करते हो। ठीक है। अब क्यूएबल होती कैसे है ये बताता हूँ मैं। क्यूएबल भी आपकी एक सिंपल क्लास होती है। इसके अंदर भी अपन को क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ता है? सिस्टम डॉट क्यूएबल इम्प्लीमेंट्स सिस्टम डॉट क्यूएबल, ये अपन को करना पड़ता है। अगेन ये क्या है? एक इंटरफेस है, तो इसका एक बाय डिफॉल्ट मेथड होता है। वो अपन को कैसे पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा। ये होता है अपना क्यूएबल इंटरफेस।
ठीक है। तो क्यूएबल के अंदर खाली अपना एक ही मेथड होता है, वो मेथड होता है एग्जीक्यूट। ठीक है, इसका जो पैरामीटर होता है वो क्यूएबल कंटेक्स्ट होता है। क्यूएबल का एक फायदा होता है, आप क्यूएबल के अंदर चेनिंग कर सकते हो। चेनिंग इन द सेंस कि एक क्यू के बाद मुझे दूसरी क्यू कॉल करनी है, दूसरी क्यू के बाद मुझे तीसरी क्यू कॉल करनी है, और तीसरी क्यू के बाद मुझे चौथी क्यू करनी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो वो अपन क्यूएबल से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्यूएबल में एक और होता है कि आप इसका एग्जीक्यूट मेथड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल एक ही बार कॉल होता है। तो आप यहीं से दूसरे को क्यू कर सकते हो। बैच में अपन ना एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स होता है, इसलिए अपन फिनिश से कर रहे थे। इसके अंदर आपका एक ही टाइम कॉल होगा एग्जीक्यूट, तो अपन इससे करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक और क्यू बनाता हूँ। मैं नहीं लेता। अब अपन को यहाँ से एक और क्यू कॉल करनी है, तो अपन यूज करते हैं सिस्टम डॉट एनक्यू जॉब, और यहाँ पे अपन उसका इंस्टेंस दे देते हैं। ये अपन को एक जॉब आईडी देता है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, चेनिंग कर रहे हैं। चेनिंग कैसे कर रहे हैं, एक क्यूएबल के अंदर दूसरा क्यूएबल कॉल कर रहे हैं। ये चेनिंग आपकी एक सर्टेन लेवल तक होती है, वो लेवल है 5। टोटल आप ऐसी 5 चेनिंग कर सकते हैं, विच मीन्स आप सिस्टम डॉट एनक्यू जॉब 5 बार कॉल कर सकते हैं। अब ये अपने पास 2 क्यूएबल है, तो इस क्यूएबल का पेरेंट कौन हो गया, ये। तो आपके टोटल कंसेक्यूटिव चाइल्ड कितने हो सकते हैं, 3। मतलब आप जो मेन कॉल है, उस मेन कॉल के अलावा आप ये 4 बार और लिख सकते हैं। ठीक है, मेन कॉल कौन सा मेन कॉल हो गया, जो आपको इस क्लास को इन्वोक करेगा। ठीक है, अब अपन इसको इन्वोक करते हैं। तो इसमें आपका क्यूएबल हैंडलर चलता है। तो आपका देखो क्यूएबल हैंडलर 2 बार चला है। तो 2 बार क्यों चला है, क्योंकि अपन ने 2 क्यू कॉल की है। ये अपनी फर्स्ट क्यू है, इस फर्स्ट क्यू के अंदर आपका Q1 हुआ और आपका ये आईडी आ गया। दूसरे में अपन ने खाली क्या कर रखा था, उसका डिबग कर रखा था, तो उसमें खाली डिबग है, ये डिबग है। अब एक क्वेश्चन है कि अपन ने जो क्यू बनाया है, तो फर्स्ट टाइम पे अपना ये आना चाहिए था, लेकिन ये वो क्यों है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे उसको एनक्यू कर रखा था। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला एनक्यू होता है, क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा वो ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में यही होता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन में फर्स्ट आउट में सबसे पहले जो अपना एनक्यू जॉब आएगा वो सबसे पहले निकलेगा, लेकिन जो अपना मेन चलेगा वो हमेशा लास्ट में कंप्लीट करने के बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको क्यूएबल जॉब। अब फ्यूचर मेथड से क्यूएबल जॉब क्यों अच्छा होता है, जब भी आप फ्यूचर मेथड कॉल करते हो तो आप पहले फ्यूचर मेथड के अंदर एक और फ्यूचर मेथड कॉल नहीं कर सकते, लेकिन क्यूएबल के अंदर आप ऐसे टोटल 4 क्यूज प्रोसेस लगा सकते हो, जिसको अपन चेनिंग क्यू बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, जॉब आईडी। फ्यूचर मेथड की आपको कोई जॉब आईडी नहीं मिलती, यहाँ पे आपकी ये जॉब आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस जॉब आईडी से आप ये पता कर सकते हो कि ये आपका क्यू कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, वो कैसे भी पता करेंगे, यहाँ पे चलता है।
तो अपने अंदर सेटअप में अपेक्स जॉब होता है, अपेक्स जॉब में आपको बैच क्लास का और उसका पता चल जाएगा। देखो अपन ने अभी 2 क्यू चलाए थे, ये दोनों क्यू कंप्लीट हो गए। बैच चलाए थे अपन ने, ये बैच भी आपके कंप्लीट हो गए। इस बैच में अपने पास एक एरर आई थी, ये वो बैच है जहाँ पे अपन ने 2 का रिकॉर्ड चंक किया था। तो 2 के अंदर मेरे टोटल 2 10 जो 20 रिकॉर्ड्स थे, इसलिए इसने 10 बार चलाया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या मिलता है, अपेक जॉब से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन फ्यूचर मेथड को अपन को यहाँ ट्रैक करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बैच से आप क्यू को कॉल कर सकते हो, कैसे कॉल करते हैं वो भी देख सकते हैं। तो मेरा ये बैच है, फिनिश पे चलता है। यहाँ पे अपन क्या करता है, सिस्टम डॉट एन क्यू जॉब, ठीक है। अब अपन इसका जॉब स्टेटस देखते हैं। तो देखो, ये बैच आपका 2 बार कॉल हुआ, ये क्यू 1 बार कॉल हुआ, 1 बार कॉल हुआ। यहाँ पे कुछ अपन ने प्रोसेस नहीं किया, इसलिए इसमें टोटल बैच 0। ये खाली जो टोटल बैच आता है वो टोटल बैच आपका किसी केस में आएगा, बैच के केस में आएगा, बाकियों के केस में 0 आता है। तो यहाँ पे देखो, पहले अपना बैच कॉल हुआ, उसके बाद डेमो 1 क्यू कॉल हुई और डेमो 2 कॉल हुई। तो जैसे मैंने बोला था, ये क्यू है, क्यू के अंदर जो पहले आएगा वो पहले कॉल होगा। ये पहले डेटाबेस के बाद ये पहले आया, इसलिए पहले कॉल हुआ, और ये सबसे लास्ट में है, इसलिए सबसे लास्ट में कॉल हुआ। तो ये क्यूएबल होता है, इसके अंदर अपन चेनिंग करते हैं। चेनिंग सिर्फ 4 लेवल तक ही कर सकते हैं। 4 लेवल के बाद आप करोगे तो सेल्सफोर्स आपको एरर दे देगा। ये चीज समझ में आई सबको? Yes, sir. ठीक है, फिर अपना फाइनल बचता है शेड्यूलर। तो शेड्यूलर अपन फिर कल देखते हैं। तो इस पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक बैच बना के देख लेना, एक क्यूएबल बना के देख लेना, और उसको रन करके देखना। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है इन दोनों टॉपिक्स में? नो सर। नहीं है? चलो ठीक है, फिर अपन कल शेड्यूलर और देखते हैं, फिर आपका असिंक्रोनस जॉब खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास और फ्रेमवर्क बचेगा, लाइटनिंग। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।